नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। पेट्रोल बड़ा ही ज्वलनशील पदार्थ है। इसके रखरखाव में जरा सी चूक हो जाए तो आग लग जाती है। आज आपको पेट्रोल वाली ज्वलनशील सियासत से खबरदार करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने में कुछ राज्य हिचक क्यों रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम और कम किए जा सकते हैं या फिर नहीं। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के तहत लाने में क्या पेंच है। पेट्रोल डीजल से राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों की कमाई का हिसाब क्या है। आप 1 लीटर पेट्रोल और डीजल पर कितना टैक्स भर रहे हैं और इस पर जो राजनीति हो रही है, क्या उससे आपके फायदे का कोई सूत्र निकलेगा। इन सवालों पर हमारा आज रहेगा फोकस। इसके बाद देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में सांसों के आपातकाल का विश्लेषण करेंगे। आपको बताएंगे कि पराली, पटाखे, कंस्ट्रक्शन की धूल, फैक्ट्रियों और वाहनों के धुएं के बोझ से किस तरह दिल्ली का दम फूल रहा है। प्रदूषण से कोरोना संक्रमण का गठबंधन किस तरह खतरनाक साबित हो सकता है। इसके बारे में हमने एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। ये बातचीत सुनना और समझना देश के हर परिवार के लिए जरूरी है। चीन के विस्फोटक इरादों पर अमेरिका के पेंटागन की नई रिपोर्ट आ गई है। इससे पता चला है कि चीन अपने परमाणु हथियार इतनी तेजी से बढ़ा रहा है कि उनकी संख्या अगले कुछ साल में 1000 से भी ज्यादा हो जाएगी। इसके अलावा 2020 में भारत के साथ एलएसी पर टकराव के दौरान चीन ने हिमालय में अपना फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क बिछाया है ताकि उसे भारत पर हावी होने में मदद मिले। इस रिपोर्ट में भारत को क्या सलाह दी गई है, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। और शुरू में ही आपको एक्स्ट्रा खबरदार कर देते हैं। आरबीआई की नई रिपोर्ट ये कह रही है कैश ही किंग है। नोटबंदी के 5 साल बाद कैश का इस्तेमाल कम नहीं हुआ है और लोगों के पास मौजूद कैश रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। 8 अक्टूबर 2021 को लोगों के पास कैश बढ़कर 28,30,000 करोड़ रुपए हो गया। ये नोटबंदी से पहले 4 नवंबर 2016 को 17,97,000 करोड़ रुपए का था। यानी करीब 5 साल में लोगों के पास मौजूद कैश 57.48% बढ़ा है। सरकार लगातार कैश घटाने के लिए डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे रही है, लेकिन कैश अब भी किंग है। तो दिवाली पर देश की जनता को केंद्र सरकार ने दिवाली गिफ्ट दिया। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए कम कर दी गई। इससे जनता को राहत मिली क्योंकि दाम कम हो गए। केंद्र के इस कदम पर जनता को फायदा हुआ तो स्वाभाविक रूप से विपक्ष ने तंज कसे और कहा कि उपचुनाव के नतीजों की वजह से ऐसा हुआ है। विपक्ष की इस राजनीति का जवाब केंद्र की बीजेपी सरकार ने अपने शासन वाले राज्यों में तुरंत वैट कम करके दिया, जिससे पेट्रोल डीजल के दाम इन राज्यों में और कम हो गए और यहीं से शुरू हुई पेट्रोल की तरह ज्वलनशील राजनीति। गैर बीजेपी शासित राज्यों ने वैट घटाने से इनकार कर दिया। तर्क यह है कि राज्यों का बजट बिगड़ जाएगा। आज पेट्रोल डीजल के दामों पर जनता को मिल रही राहत और वैट घटाने को लेकर हो रही पॉलिटिक्स, हम इन दोनों का गहरा विश्लेषण करने जा रहे हैं। हम आपको देश के मानचित्र के जरिए ये बताने जा रहे हैं कि किन किन राज्यों में एक्साइज ड्यूटी और वैट दोनों के कम होने का फायदा मिल रहा है और किन राज्यों में केवल एक्साइज ड्यूटी कम होने का लाभ मिला है। बीजेपी शासित राज्यों समेत कुल 17 राज्यों में एक्साइज ड्यूटी और वैट कम होने से जनता को फायदा हुआ है। भारत के नक्शे पर ये वो 17 राज्य हैं। इनके अलावा 7 केंद्र शासित प्रदेशों को भी इसका फायदा मिला। नक्शे पर दिख रहे ये वो केंद्र शासित प्रदेश हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं। एक्साइज कम होने का फायदा यूं तो पूरे देश को मिलने लगा है, यानी पूरे देश में पेट्रोल पर 5 रुपए, डीजल 10 रुपए सस्ता हुआ है। लेकिन गैर बीजेपी शासित राज्यों में ओडिशा को छोड़कर किसी ने भी वैट कम नहीं किया है। आपको भारत के नक्शे पर अब वो राज्य दिखाते हैं जिन्होंने वैट कम नहीं किया है। देश में 11 राज्य ऐसे हैं जहां पर केवल एक्साइज ड्यूटी कम होने का लाभ मिल रहा है। इन राज्यों ने वैट कम नहीं किया है। ये सभी गैर बीजेपी शासित राज्य हैं और अंडमान निकोबार वो इकलौता केंद्र शासित प्रदेश है जहां वैट कम नहीं किया गया है। मैप के जरिए आपको इतना समझ में आ गया होगा कि आपके राज्य में तेल के दाम घटाने में केंद्र और राज्य सरकार का कितना योगदान है। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वाली सरकार मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। ये ज्वलनशील राजनीति पेट्रोल की देन है। हंगामा, नारेबाजी और इस पुतले को आग
सब पेट्रोल की वजह से ही हो रहा है। केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले एक्साइज ड्यूटी कम की तो जनता तालियां पीटने लगी और विपक्ष अपना सिर। मोदी जी ने साल 2021 यानी इस साल 26 रुपया डीजल पर कीमतें बढ़ा दी प्रति लीटर। 10 रुपया लीटर कम करके शेखी बगार रहे हैं कि बहुत बड़ा दीपावली का तोहफा दे दिया। 5 रुपए कम क्या किया और ढोल बजाना शुरू कर दिया। कमाल की बात है। अब इतनी सस्ताई दुनिया के बाजार में, पहले वो तो कम करो। देश में हालात ये थे कि पेट्रोल सेंचुरी बनाकर नॉट आउट खेल रहा था और सिंगल डबल रन लेकर कई राज्यों में 110 रुपए का स्कोर बन चुका था। डीजल भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं था। कुछ राज्यों में उसकी सेंचुरी पूरी हो गई थी और कुछ राज्यों में डीजल नर्वस 90s में था। लेकिन जब केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी घटाई तो जनता ने भले ही थोड़ी राहत की सांस ली हो, लेकिन विपक्ष की सांस चढ़ गई। ये हकीकत है, जनता ने तमाचा मारा। सरकार ने 5 रुपए पेट्रोल पे और 10 रुपए डीजल पे एक्साइज कम किया। अगर देश चाहता है कि पेट्रोल फिर से 71 रुपए 41 पैसे पर बिके और डीजल 55 रुपए 49 पैसे पर बिके, तो आने वाले 5 राज्यों में करारा तमाचा भारतीय जनता पार्टी को लगे। अपने आप पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हो जाएंगी। पिछले कुछ सालों में एक्साइज ड्यूटी को 30 रुपए से ज्यादा बढ़ाया गया, लेकिन इसी एक्साइज ड्यूटी को अब कम किया गया है, वो भी पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर प्रति लीटर 10 रुपए। बीजेपी शासित राज्यों ने वैट कम करके भी अपने प्रदेश की जनता को राहत की सांस दी, लेकिन उन राज्यों ने वैट कम नहीं किया है जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, और इस कदम के उनके अपने अपने तर्क हैं, अपना अपना गणित। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जो ये 15 रुपए से इतनी बेहताशा बढ़ोतरी की थी एक्साइज ड्यूटी में, अब आप 5 रुपए कम करके उसका काम नहीं चलेगा। कम से कम 15 रुपए और कम किया जाए। 15 रुपए और कम करें। इतनी एक्साइज ड्यूटी आप लोगों ने बढ़ाई थी, उसको नीचे ले आए। 30 रुपए बढ़ा दे तो 5 रुपए कम करे तो वाही लूटा था। अरे भैया, यूपीए की सरकार में केवल 9 रुपया 27 पैसा रीस है एक्साइज टैक्स। अब बढ़ा के 30 रुपया 32 रुपया कर दे। 27 रुपया 32 रुपया, 5 रुपया घटाए। अरे 9 रुपया कर देना रे भैया। 9 रुपया तक के ले आ, पेट्रोल और डीजल के भाव और गिर जाए। फिलहाल 17 प्रदेश सरकारों और 7 केंद्र शासित राज्यों में इसका फायदा मिला है। इन प्रदेशों में एक्साइज ड्यूटी और वैट दोनों के कम होने से लाभ हुआ है, लेकिन अब भी 11 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश को तेल के दामों में डबल डिस्काउंट का लाभ नहीं मिल पाया। इसीलिए बीजेपी अपने इस बड़े से कदम को सब पर भारी बता रही है। क्या कांग्रेस पार्टी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, इनका मूल मंत्र ये है कि मीठा मीठा गपगप, कड़वा कड़वा थूथू? जो भाजपा शासित राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने की है, वो ये लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सारा खेल तेल के अर्थशास्त्र का है और केंद्र और राज्यों की कमाई के साधनों का। चुनावी बादल छाए तो बीजेपी ने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए यह फैसला किया और एक ही तीर से कई निशाने लगा दिए। अब वो राज्य सरकारें परेशान हैं जिनकी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा तेल पर लगाए गए टैक्स से आता है। वैट कम करना या न करना राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र है और कई राज्य अपनी कमाई को कम नहीं करना चाहते। इस राजनीति के बीच पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने पर भी बहस हो रही है और राज्य केंद्र से अपने हिस्से का जीएसटी बकाया भी मांग रहे हैं। राज्य सरकारशी बोलावं लागेल। राज्य सरकारने असं सुचवलेलं दिसतंय की आम्ही निश्चित दिलासा देऊ, पण केंद्र सरकारने राज्याची जीएसटीची जे देणं आहे ते कृपा करून लवकर द्यावं। ते दिल्याच्या नंतर अशा प्रकारचा लोकांना मदत करण्याचा निर्णय घेणं हे शक्य होईल। पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर कल तक बीजेपी पर सवाल उठ रहे थे और अब उसकी पूरी कोशिश है कि खुद पर उठने वाले हर सवाल को विपक्ष और उसकी नीयत की तरफ मोड़ दिया जाए। फिलहाल बीजेपी ने अपनी चाल चल दी है। अब विपक्षी पार्टियों के शासन वाले तमाम राज्य इस दो धारी तलवार से कैसे बचते हैं, ये देखना होगा। आज तक ब्यूरो। पेट्रोल की तरह राजनीति भी ज्वलनशील हो गई है। ऐसे में दामों का हिसाब किताब कम से कम आपके मन में क्लियर होना चाहिए। दिल्ली में पेट्रोल के दामों का ब्रेकअप आपको दिखाते हैं। 4 नवंबर का ये ब्रेकअप इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर मौजूद है। पेट्रोल का बेस प्राइस
47 रुपए 93 पैसे प्रति लीटर है। माल भाड़ा 30 पैसे प्रति लीटर, एक्साइज ड्यूटी 27 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर, डीलर कमीशन औसत 3 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर। इसके अलावा वैट 23 रुपए 99 पैसे प्रति लीटर, जिसमें डीलर कमीशन पर लगने वाला वैट भी शामिल है। इस तरह दिल्ली में पेट्रोल का फाइनल दाम 103 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में डीजल के दामों का ब्रेकअप आपके सामने है। यह भी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पर ही मौजूद है। डीजल का बेस प्राइस 49 रुपए 33 पैसे प्रति लीटर, माल भाड़ा 28 पैसे प्रति लीटर, एक्साइज ड्यूटी 21 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर, डीलर कमीशन 2 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर। इसके अलावा वैट है 12.68 रुपए यानी कि 12 रुपए 68 पैसे प्रति लीटर, जिसमें डीलर कमीशन पर लगने वाला वैट भी शामिल है। इस तरह दिल्ली में डीजल का फाइनल दाम 86 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर हुआ। दरअसल तेल केंद्र और राज्य सरकारों के लिए पारस पत्थर के जैसा है, जिससे कभी भी कमाई का सोना बनाया जा सकता है। देखा जाए तो पेट्रोल पर एक्साइज और वैट मिलाकर 51 रुपए 89 पैसे और डीजल पर 34 रुपए 38 पैसे हो जाता है। ये पैसा केंद्र और राज्यों के खाते में जाता है। पेट्रोल की असली कीमत जितनी है उससे ज्यादा उस पर टैक्स है। केंद्र और राज्य सरकारों का खजाना भरने का सबसे बड़ा स्रोत है पेट्रोल और डीजल। अगर हम केवल केंद्र सरकार के खजाने की ही बात करें तो पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक वर्ष 2020-21 में पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी से केंद्र सरकार ने 3,90,000 करोड़ रुपए कमाए थे। ये पिछले साल के मुकाबले 77% ज्यादा कमाई थी, क्योंकि 2019-20 में एक्साइज ड्यूटी से कमाई 2,20,000 करोड़ रुपए हुई थी। यह बढ़त तब थी जबकि कोरोना महामारी के वक्त पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल में 10.6% की कमी आई थी। 2014 से अब तक डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 600% और पेट्रोल पर 200% बढ़ाई जा चुकी है। इसी एक्साइज ड्यूटी पर दिवाली से पहले 5 और 10 रुपए की छूट दी गई है। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर कई चीजों का असर पड़ता है। अब हम आपको बताते हैं कि कच्चे तेल और पेट्रोल डीजल के बीच कनेक्शन क्या है और कीमतों पर असर कैसे पड़ता है। पहले जमाने में लोग पेट्रोल डीजल लीटर के हिसाब से भरवाते थे। आज के जमाने में लोग अपनी जेब के हिसाब से भरवाते हैं। कभी 500 तो कभी 1000। हम मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं, लग्जरी क्लास की नहीं। हमें देख रहे हैं सरकार पब्लिक को थोड़ा सा राहत दी है त्योहार के मौके पे, तो ये गिफ्ट के तौर पे देख रहे हैं। हाँ जरूर देख रहे हैं। दीपावली का बहुत बड़ी तोहफा होगी पब्लिक के लिए। जनता की जेब पे थोड़ा राहत दिया गया है और उम्मीद करते हैं कुछ और समय में और कुछ कम करेंगे मोदी जी और योगी जी दोनों लोग। उनके लिए उनको धन्यवाद। दिवाली में केंद्र सरकार ने बड़ी सी राहत दी तो बीजेपी शासित राज्यों ने छोटी सी। कुल मिलाकर राहत की 1.5 सांस देश लेने लगा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतें किन चीजों पर टिकी होती हैं? इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल प्राइसेस हमारे यहाँ पेट्रोल और डीजल की कीमत तय करने में बहुत रेलेवेंस रखते हैं। देखिए, जो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइसेस हैं, जिसपे कच्चा तेल यहाँ आता है, बाकी खर्चे चाहे टैक्स और खर्चे वो तो उसके बाद उसके ऊपर जुड़ने हैं। साल 2010 में यानी यूपीए के कार्यकाल में पेट्रोल और डीजल के दामों को बाजार के हवाले ही छोड़ दिया गया था। तब यूपीए सरकार के अर्थशास्त्रियों ने कहा था कि तेल के दामों का असर सीधे उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, लेकिन लाभ भी मिलेगा। दावा ठोका गया कि दाम बढ़ेंगे तो भार बढ़ेगा, दाम घटेंगे तो लाभ मिलेगा। विडंबना देखिए, दाम बढ़े तो भार बढ़ा, लेकिन दाम घटे तो भार और बढ़ गया। मेरे मुताबिक जिस तरह से करीबन 25 या 30 रुपए की बढ़ोतरी पेट्रोल और डीजल में एक्साइज की गई थी, उसको पूरी तरह से रोल बैक होना भी जरूरी है। जो हमारी अपनी 25-30 साल से जो हम पेट्रोल पंप और पेट्रोल के बिजनेस में हैं, जब हम और ग्रेजुअली जितना बड़ा है उसके हिसाब से इस वक्त 80 या 85 रुपये पेट्रोल होना चाहिए और करीबन उसी मुताबिक 70 या 75 रुपये डीजल होना चाहिए।
फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की कीमतें 6,157 रुपए प्रति बैरल है। एक बैरल में 159 लीटर कच्चा तेल होता है। रिफाइनरीज में इस एक बैरल कच्चे तेल से अंदाजन 90 लीटर पेट्रोल डीजल निकलता है। दरअसल एक बैरल कच्चे तेल का 70% हिस्सा पेट्रोल डीजल बनाने में ही इस्तेमाल होता है और बाकी हिस्से से दूसरे पेट्रोलियम उत्पाद बनाए जाते हैं। मतलब यह है कि कच्चे तेल की कीमतों के बढ़ने घटने से उपभोक्ताओं पर इसका असर पड़ता है, लेकिन ये उतना भी नहीं होना चाहिए जितना आज के समय में। आपको बताना जरूरी है कि तेल की कीमतों का उतार चढ़ाव ओपेक देशों यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज तय करती है। ये वही देश हैं जहां तेल के कुओं से कच्चा तेल निकाला जाता है। 15 देशों के इस समूह में अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, इक्वाडोर, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरब, यूएई और वेनेजुएला है। वर्ष 2010 में जब यूपीए सरकार ने तेल की कीमतों को कंपनियों पर छोड़ दिया था, उस वक्त महीने की 1 और 16 तारीख को कीमतें तय होती थी। लेकिन इसके बाद 2017 में एक वक्त ऐसा आया जब हर सुबह की शुरुआत ही तेल की नई कीमतों के साथ होने लगी। जाहिर सी तौर पे सरकार की आमदनी का, सरकार की इनकम का, इनफ्लो का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो जैसे ही सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल एक्साइज कम करती है तो सरकार की आमदनी, सरकार की इनफ्लो जो कि सरकार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इमीडिएटली कम हो जाती है। जिस चीज से सरकार का खजाना भरता हो, उस चीज की कीमतों में कटौती से सरकार को काफी नुकसान होता है। इसी वजह से तेल की कीमतों को देश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, क्योंकि जीएसटी में टैक्स का सबसे बड़ा स्लैब ही 28% का है। देखिए, जहां तक सरकारों की बात है, अगर जीएसटी में आ जाता है और 28% का मैक्सिमम स्लैब रहता है, तो जाहिर सी बात है सेंटर के भी जो टैक्सेस का इनफ्लो है, जो टैक्सेस की कमाई है, वो कम होती है। स्टेट्स की भी जो है वैट के थ्रू जो कमाई है वो कम होती है। बट मैं अगेन आपके प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जीएसटी में लाया जाए। भारत दुनिया के उन देशों में है जहां पर पेट्रोल डीजल पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाया जाता है। एक आंकड़े के मुताबिक देश में पेट्रोल की औसत कीमत 92 रुपए 70 पैसे रहती है और अगर हम भारत के पड़ोसियों से तुलना करें तो नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और यहां तक कि चाइना में भी औसत कीमत भारत के मुकाबले कम है। आज तक ब्यूरो। सितंबर में जीएसटी काउंसिल ने आमने सामने बैठकर मीटिंग की थी। बैठक का एक बड़ा एजेंडा पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर भी था, लेकिन इस पर सहमति नहीं बन पाई थी क्योंकि सबको खजाने पर चोट की चिंता थी। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने से खजाने पर चोट की जो चिंता केंद्र और राज्यों की है, इसे समझने के लिए हमने मार्च में आई एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट पढ़ी। एसबीआई के मार्च 2021 के आकलन के अनुसार अगर जीएसटी का रेट 28% रखा जाए और पेट्रोल पर सेस 30 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर सेस 20 रुपए प्रति लीटर रहे तो पेट्रोल की कीमत 75 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 68 रुपए प्रति लीटर हो जाएगी। कोई अगर इसकी तुलना आज की स्थिति से करेगा तो ये मान बैठेगा कि आज दिल्ली में आम आदमी प्रति लीटर पेट्रोल पर 28 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर वो बचा लेता और डीजल पर 18 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर उसके बच जाते। लेकिन ऐसा सोचना भ्रामक है। एसबीआई के आकलन को आज की स्थिति से सीधे जोड़कर नहीं देखना चाहिए क्योंकि इसमें कई पेंच है। एसबीआई के अर्थशास्त्रियों ने मार्च में जो अनुमान लगाया था वो कुछ फैक्टर्स पर आधारित था, जैसे क्रूड ऑयल का दाम $60 प्रति बैरल रहे जो आज करीब $82 प्रति बैरल हो चुका है। $1 की कीमत 73 रुपए के करीब रही जो आज करीब 74 रुपए है। एसबीआई के अर्थशास्त्रियों ने शर्त रखी थी कि डीजल के लिए माल भाड़ा 7 रुपए 25 पैसे रहे और पेट्रोल के लिए 3 रुपए 82 पैसे। डीलर का कमीशन डीजल के लिए 2 रुपए 53 पैसे हो और पेट्रोल के लिए 3 रुपए 67 पैसे। पेट्रोल पर 30 रुपए का सेस हो और डीजल पर 20 रुपए का और इसे बराबरी से केंद्र और राज्य सरकारों में बांट दिया जाए। इसी तरह जीएसटी रेट भी 28% हो जिसे केंद्र और राज्य सरकारों में बराबरी से बांट दिया जाए और साल दर साल पेट्रोल की खपत 10% बढ़े जबकि डीजल की खपत 15% बढ़े। यानी कई सारे फैक्टर्स को साधने के बाद ही तेल को जीएसटी मिलाकर दाम घटाए जा सकते हैं। हालांकि इसका एक बड़ा असर केंद्र और राज्य सरकारों की कमाई पर भी पड़ेगा। मार्च 2021 में ही एसबीआई का ये मानना था, अनुमान था उनका बेसिकली। इस तरह जीएसटी के दायरे में तेल को लाने पर 2021-22 में केंद्र और राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा होगा।
रिपोर्ट में बताया गया था कि इससे 2021-22 में जीडीपी को 0.4% का नुकसान होगा। राज्य और केंद्र इस घाटे को सहने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए सहमति नहीं बन पा रही है। जुलाई 2017 में जब जीएसटी लागू किया गया तब पेट्रोलियम को जीएसटी के दायरे में लाने का फैसला जीएसटी काउंसिल के ऊपर छोड़ दिया गया। केंद्र और राज्यों को जीएसटी काउंसिल में सिर्फ आम सहमति बनानी है, कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है। जून में केरल हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में जीएसटी काउंसिल से पेट्रोलियम पर फैसला लेने के लिए कहा था, लेकिन जीएसटी काउंसिल इस पर फैसला नहीं ले सका है। खबरदार के इस हिस्से में दिल्ली में सांसों के आपातकाल का विश्लेषण करते हैं। दिवाली के कुछ दिन पहले से ही पराली जलने की वजह से दिल्ली एनसीआर के आसमान में धुंध छाने लगी थी। पंजाब और हरियाणा में खेतों में आग लगने की घटनाएं बड़े पैमाने पर दर्ज हो रही थीं। फिर दिवाली का दिन आया और बड़े पैमाने पर पटाखे जलाए गए। इस तरह प्रदूषण की मार डबल हो गई और अब दिल्ली एनसीआर में रहने वाले करोड़ों लोगों की एक एक सांस पर प्रदूषण का बोझ है। हवा की गुणवत्ता नापने वाली एजेंसी सफर के डेटा के अनुसार 5 नवंबर को दिल्ली के प्रदूषण में पराली का हिस्सा 36% था, जबकि 4 नवंबर को दिवाली वाले दिन पराली का धुआं दिल्ली के 1/4 प्रदूषण का जिम्मेदार था। एक साल पहले 5 नवंबर 2020 को यह आंकड़ा 42% था। दिल्ली और आसपास के इलाकों का जो हाल है उसमें कोरोना वाले खतरे की आहट भी नजर आ रही है। इस वक्त दिल्ली में एक एक सांस लेना खतरनाक है। चारों तरफ धुंध, न सूरज का कुछ पता न आसमान का, और सांस लेने के लिए बस धुआं ही धुआं है। दिवाली पर एक्यूआई का आंकड़ा 900 से भी ऊपर चला गया था। शनिवार को धूप निकलने पर कुछ कम जरूर हुआ, लेकिन 500 के ही आसपास रहा। दिल्ली और आसपास के इलाकों में लोग इस जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। इस बार ये तस्वीरें और ज्यादा डरा रही हैं, क्योंकि कोरोना के साथ वायु प्रदूषण का ये कॉकटेल दिल्ली और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। ये सवाल आज ट्रेंड कर रहे हैं कि क्या वायु प्रदूषण से कोरोना वायरस की शक्ति बढ़ जाएगी? क्या संक्रमण की रफ्तार बढ़ जाएगी? क्या हवा में भयंकर प्रदूषण कोरोना के सामान्य मरीजों के लिए इस बीमारी को और ज्यादा मारक बना देगा? एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने जो बात कही है उसने चिंता और बढ़ा दी है। पोल्यूशन ज्यादा हो तो वायरस भी हवा में कुछ टाइम ज्यादा रह सकता है और ज्यादा वो इन्फेक्शन कर सकता है। लेकिन और जो स्ट्रॉन्ग डेटा है वो ये है कि जो सार्स में भी देखा गया 2003-2004 में, इटली की स्टडी जो लास्ट ईयर आई थी उसमें भी देखा गया, और यूएस की एक स्टडी ने भी ये देखा है कि जहां जिन जिन क्षेत्र में पोल्यूशन लेवल ज्यादा खराब था, जहां पोल्यूशन ज्यादा थी, वहां पे कोविड भी ज्यादा सीवियर हुआ और एडमिशन, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ्स भी ज्यादा हुई। अगर आप सोच रहे हैं कि हर साल कुछ ही दिन में दिल्ली एनसीआर की हवा इतनी खराब कैसे हो जाती है, तो इसका जवाब है जलती हुई पराली। दिल्ली पर धूम धड़ाके के साथ की जाने वाली आतिशबाजी, कम तापमान का शहर को शिकंजे में लेना, फैक्ट्रियों और वाहनों का प्रदूषण और निर्माण कार्यों की धूल, इसमें भी पराली जलाने से हुए प्रदूषण का शेयर 36% है। दिल्ली के पहले की इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं कि अक्टूबर के महीने की आखिर में पंजाब और हरियाणा में पराली जलना शुरू हो गई थी। खेतों से उठा ये धुआं दिवाली के 2 दिन पहले ही दिल्ली के आसमान में छाने लगा था। बढ़ते प्रदूषण और कोरोना संक्रमण के कनेक्शन को समझने के लिए हमने एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से विस्तार से बातचीत की है। ये इंटरव्यू देखना और समझना देश के हर परिवार के लिए जरूरी है। हमारे साथ एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है आज तक पर। और मेरा सीधा से सवाल रणदीप जी आपसे यही है, स्थिति लगातार खराब हो रही है, राजधानी दिल्ली की जो खबरें आ रही हैं, प्रदूषण का स्तर खराब होता हुआ, ऐसे में कोरोना क्या वास्तव में उसका खतरा और ज्यादा बढ़ गया है और लोगों को बहुत ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है मौजूदा स्थिति में? बिल्कुल। तो पहले मैं 2 चीजें कहना चाहूंगा। पहली चीज ये कहूंगा कि अगर बिना कोरोना के भी पोल्यूशन का लेवल इतना ज्यादा जो बढ़ गया है, उसके कारण लोगों को, स्पेशली जिनको सांस की तकलीफ रहती है, हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, उनको इन बीमारियों का ज्यादा सीवियर होना या इसका अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम कोरोना की बात करें
तो डेटा जो है, चाहे हम चाइना की बात करें, इटली की बात करें या यूएस की बात करें, वहां से डेटा साफ ये दिखाता है कि अगर आपके क्षेत्र में पोल्यूशन लेवल ज्यादा है तो कोविड अगर वहां पे हो तो वो ज्यादा सिवियर हो सकता है। कोविड जो है वो ज्यादा फेफड़े में असर कर सकता है, क्योंकि पोल्यूशन भी फेफड़ों पे अटैक करता है और कोविड भी फेफड़ों पे अटैक करता है। इसलिए इस टाइम पे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि फेस्टिव सीजन है, लोग घूम भी रहे हैं, मिलजुल भी रहे हैं, साथ में पोल्यूशन लेवल भी ज्यादा है। तो ऐसे स्थिति में हमें ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस, सीवियर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। आपने एक गंभीर स्थिति की ओर इशारा किया है। मौजूदा जिस तरह के हालात राजधानी दिल्ली और एनसीआर में बने हुए हैं, क्योंकि इस समय भी प्रदूषण का स्तर का खतरनाक जो आंकड़ा है उसको क्रॉस कर चुका है। ऐसे में लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? लोग क्या करें ऐसी स्थिति में? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि पहली चीज तो ये है कि अगर आपको कहीं जाना है तो आप देखें कि अगर वहां AQI खराब है तो अवॉइड करें। स्पेशली सुबह सुबह या शाम को जब पोल्यूशन लेवल ज्यादा होता है ग्राउंड लेवल पे, तो थोड़ा सा अवॉइड करें तो बेटर है। जो लोग बाहर एक्सरसाइज करते हैं या जॉगिंग के लिए जाते हैं वो कुछ दिनों के लिए ऐसा ना करें, क्योंकि जॉगिंग और एक्सरसाइज में जब आप सांस तेज ले रहे हैं तो पोल्यूशन लेवल का एक्सपोजर ज्यादा हो सकता है। जिन लोगों को दमे की शिकायत है या ब्रोंकाइटिस की शिकायत है वो अपना ज्यादा ध्यान रखें और दवाई अपनी रेगुलरली लें, अपने डॉक्टर से संपर्क पे रहें। अगर तकलीफ बढ़े तो अपनी दवाई जो है डॉक्टर से बात करके बाहर लें। दूसरी इशू यही है कि अगर आप बाहर जाना जरूरी है तो मास्क लगा के जरूर जाएं। मास्क से कोविड से भी और पोल्यूशन से भी कुछ हद तक आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। नाक और मुंह अच्छी तरह से आप ढक के ही बाहर जाएं तो वो आपको प्रोटेक्ट कर पाएगा। लेकिन स्पेशली जो बुजुर्ग लोग हैं या जिन लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, उनसे मैं यही कहूंगा कि अगले कुछ दिनों के लिए जब तक पोल्यूशन लेवल थोड़ा कम नहीं होता, घर पे रहें और बाहर ना जाएं। अगर धूप निकल जाए, गर्मी अच्छा AQI थोड़ा बेटर हो जाए, तभी बाहर जाएं। ऐसे में बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल होगा, खासतौर से हालांकि वो आबादी भी छोटी है, लेकिन डबल डोज वाले लोग क्या ज्यादातर लोग ये मानने लगे हैं कि मुझे डबल डोज लग गया है तो अब कोरोना नहीं होगा, इसलिए तमाम एहतियात को वो अब नहीं बरत रहे हैं। उनके लिए खासतौर से आप क्या कहना चाहेंगे? और ऐसे भी लोग, क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी सिंगल डोज की हो चुकी है, 100 करोड़ से ज्यादा की आबादी, तो वो लोग भी जो एहतियात बरतनी चाहिए उसको अब इग्नोर कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए खासतौर से आपकी क्या सलाह रहेगी? पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि जो आप वैक्सीन ले रहे हो वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की रिप्लेसमेंट नहीं है, दोनों साथ साथ चलने की जरूरत है। दूसरी चीज ये है कि वैक्सीन से आपको कुछ हद तक आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, काफी प्रोटेक्शन मिलेगा सिवियर डिजीज से। वैक्सीन आपको प्रोटेक्ट करेंगी कि आपको सिवियर कोविड ना हो। माइल्ड डिजीज फिर भी हो सकती है, और अगर आपको माइल्ड डिजीज होगी, आपके गले या नाक में वायरस आएगा, थोड़ी देर पनपेगा, रेप्लिकेट भी करेगा, तो आप औरों को इन्फेक्शन दे सकते हैं, आप घर में और किसी को भी इन्फेक्शन दे सकते हैं। हो सकता है वो बच्चे हों जिनको अभी तक वैक्सीन नहीं लगा, या कोई बुजुर्ग हो जिनकी इम्यूनिटी कम है। इसलिए अगर आपको कोविड, आपने वैक्सीन लगा ली, इसका ये मतलब नहीं कि आपने सबको प्रोटेक्ट कर लिया। आपको कोविड तब भी हो सकता है, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो सकता है, और आप औरों घर में किसी और को इन्फेक्शन दे सकते हैं जिसको सीरियस कोविड हो सकता है। तो वैक्सीन अगर आपने 2 डोज लगा ली है तो भी जरूरी है कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाएं। साथ साथ मैं उन लोगों को कहूंगा जिन्होंने एक शॉट ही लगाया और अब दूसरा शॉट ड्यू है, कि आप आगे आके अपना दूसरा शॉट भी लगाएं, क्योंकि कई लोग अब ये कहने लगे हैं कि मैंने एक शॉट लगा लिया, अब कोविड तो है तो दूसरी शॉट की जरूरत नहीं है। उनको भी मैं ये कहूंगा कि आपकी पूरी प्रोटेक्शन जो है वो तभी होती है जब आप दोनों शॉट लगाएंगे। एक शॉट से कोई प्रोटेक्शन इतनी ज्यादा नहीं होगी, कुछ हद तक प्रोटेक्शन ही होगी। इसलिए जब आपका दूसरा शॉट ड्यू है, दूसरी वैक्सीन का डोज ड्यू है, जरूर जाके लगाएं, तभी आपको पूरी तरह से सुरक्षा मिलेगी। और ये बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति है। आपको बताते चले कि चूंकि प्रदूषण के बढ़ते हुए मामले और बहुत सारे लोग अवॉइड भी कर रहे हैं, इसीलिए अगर आपकी बारी आ गई है तो दूसरा डोज लेने के लिए आप जरूर जाएं। अब मेरा अगला सवाल, आपने बच्चों का जिक्र किया, बच्चों को वैक्सीन अभी लगी नहीं है, और ज्यादातर चूंकि कोरोना के आंकड़े कम होने के बाद बच्चे अब खेलने कूदने जाने लगे हैं, बाहर स्कूलों में भी जाने लगे हैं, तो ऐसे में मौजूदा वक्त में आप उनके माता पिता को किस तरह की सलाह देंगे सर? मैं ये कहूंगा कि अगर हम अभी कोविड के केसेस देखें, जैसे दिल्ली में देखें या आसपास के क्षेत्रों में देखें, तो कम हैं। इसलिए अभी बच्चे अगर स्कूल जाना चाहें तो बेटर ऑप्शन है कि वो जाएं, क्योंकि 1-1.5 साल से 2 साल से स्कूल नहीं गए हैं कई बच्चे, और उनकी ग्रोथ और उनकी एजुकेशन पे फर्क पड़ रहा है। लेकिन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर वहां जितना हो सके वो निभाएं, और ये हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही बच्चों के लिए भी वैक्सीन आ जाएगी। ऑलरेडी अप्रूवल हो चुका है उसका।
वो रोल आउट होने की स्थिति में है। लेकिन सबसे पहले उन लोगों को वैक्सीन बच्चों में लगनी चाहिए जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं। अब पेरेंट्स के जहन में यही सवाल है कि बच्चों के लिए वैक्सीन कब आएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने बच्चों को अभी भी बाहर जाने से अवॉइड करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह का इन्फेक्शन या कोरोना का शिकार हो उनका बच्चा। तो कोई चूंकि नवंबर की शुरुआत हो गई है, ऐसे में कोई आश्वासन कि किस महीने से बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी? तो मेरा ये मानना है कि जल्दी वैक्सीन बच्चों में शुरू हो जाएगी। रेगुलेटर्स एक्सपर्ट्स को अपने तो अप्रूवल दे दिया है, रेगुलेटरी अप्रूवल आ जाएगा, फिर उसके साथ साथ ये रोल आउट शुरू हो जाएगा हमारे प्रोग्राम में। वैक्सीन की अब कोई कमी नहीं है, वैक्सीन हमारे देश में अच्छी मात्रा में अवेलेबल है, इसलिए वैक्सीन का कोई शॉर्टेज नहीं है। और 2 वैक्सीन जो हैं भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और जाइडस कैडिला की जाइकोविडी, दोनों बच्चों के लिए अप्रूव्ड है। इसलिए जल्दी ही हम उम्मीद करते हैं कि ये वैक्सीन बच्चों में लगनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जैसे मैंने कहा था, पहले प्रायोरिटी ग्रुप प्रायोरिटाइज करके तब वो शुरू हो तो वो बेहतर रहेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रणदीप गुलेरिया जी आज तक से जुड़ने के लिए और ये तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अस्पताल के आईसीयू वार्ड में कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा था कि अचानक आग की लपटों ने यहां अफरा तफरी मचा दी। लोग कुछ समझ पाते, आग पर काबू पाने का कोई उपाय करते, उससे पहले ही सिविल अस्पताल का पूरा वार्ड आग की चपेट में आ गया और वार्ड में भर्ती कई मरीज झुलस गए। महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुए इस दर्दनाक हादसे में 11 मरीजों की मौत हो गई। कुछ लोग घायल भी हैं, जिनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि कोरोना मरीजों के लिए सिविल अस्पताल में ये नया आईसीयू वार्ड बनाया गया था और इस नए वार्ड में ऐसे हादसे से हर कोई सकते में है। शुरुआती जांच में आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हालांकि सरकार का कहना है कि हादसे की जांच के बाद अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई हो। ये स्पष्ट आदेश था कि सभी अस्पतालों का फायर ऑडिट किया जाए, इसकी जांच बैठाई जाएगी कि इस अस्पताल का फायर ऑडिट किया गया था कि नहीं किया गया तो कौन दोषी है, और फायर ऑडिट के बाद भी अगर आग लगती है तो क्या कारण है। निश्चित रूप से जांच होगी और जांच में जो दोषी होगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। अहमदनगर के अस्पताल में आग से 11 मरीजों की मौत के बाद सरकार के मंत्री बाला साहेब थोराट भी मौके पर पहुंचे और घायलों का हाल जाना। पीएम मोदी ने इस घटना पर दुख जताते हुए ट्वीट किया। महाराष्ट्र के अहमदनगर के अस्पताल में आग लगने से हुई मौतों से दुखी हूँ। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। अहमदनगर के अस्पताल में हुए हादसे ने सुरक्षा मानकों की अनदेखी का सवाल फिर से खड़ा कर दिया है, जो बार बार ऐसे जानलेवा हादसे की वजह बनता है। पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। कुछ और बड़ी खबरों के साथ फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए आज तक।